हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हमारे लिए बीएससी का फिजिक्स स्टार्ट कीजिए, बीएससी का कोर्स स्टार्ट कीजिए, तो आज से आपका डिमांड पूरी हो रही है और आप सभी की ही बेहद डिमांड पर आज से हम फिजिक्स का नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट, एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा, आज से जो हम कोर्स पढ़ाएंगे, ये वाला जो कोर्स पढ़ाएंगे ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके तहत यानी हर यूनिवर्सिटी, यूपी की हर यूनिवर्सिटी में क्या कर दिया है, सिलेबस सेम कर दिया है। यूपी का बाहर भी एक जैसा ही सिलेबस कर दिया है, तो हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। पहले जो बीएससी होती थी वो ईयरली होती थी और सेमेस्टर वाइज भी होती थी, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या है, अब हर जगह बीएससी क्या कर दिया, सेमेस्टर वाइज कर दिया है। तो एक साल में कितने सेमेस्टर होंगे, 1 और 2, यानी एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। तो हम फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई कराने जा रहे हैं स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से समझेंगे। और मैं आपको बता दूं, हमारी जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, ठीक, हिंदी और इंग्लिश, ठीक। और जो बच्चे ज़्यादा कमेंट करेंगे उसी लैंग्वेज में हम बनाएंगे। राइट, क्यों, देखिए हमसे जो जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो लगभग हिंदी मीडियम के हैं सभी, कुछ ही हैं जो इंग्लिश मीडियम के जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि और हाँ, ये चीज़ पूछते हैं कि सर हमें ये बताइए बीएससी को हम हिंदी में करें या इंग्लिश में करें। देखो, मैं बिल्कुल इंग्लिश में करें, ये बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन रहता है और दिक्कत भी रहती है कि सर हम क्या करें। देखिए, आप यूपी बोर्ड से पढ़ाई किए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो। आपने जब एडमिशन फॉर्म भरोगे, अभी तो आपने भरा नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने भर दिया उनको पता होगा, जब एडमिशन फॉर्म भरा जाता है तो उसमें आपका लैंग्वेज चुनी जाती है कि लैंग्वेज क्या रखना चाहते हो। आप हिंदी रखना चाहते हो तो हिंदी, और इंग्लिश रखना चाहते हो तो इंग्लिश। लेकिन मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट, सभी इंग्लिश रखते हैं। इसलिए क्यों, इंग्लिश का भी कारण है, क्योंकि जैसे हायर एजुकेशन में आ जाते हो, जैसे बीएससी, बीकॉम, एमएससी वगैरह में आ जाते हो, तो आपको करना क्या होता है कि इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होती है। क्यों, क्योंकि आगे एमएससी करोगे या एमटेक करोगे या आपको मतलब कुछ भी करोगे आगे, तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर इंग्लिश होती है। राइट, और दूसरी बात कि यहाँ पर भी क्या होता है कि जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो इंग्लिश को ज़्यादा रेफरेंस करते हैं। तो इसलिए इंग्लिश को ज़्यादा रेफ़र करने के कारण आपको क्या है कि इंग्लिश की बुक्स वगैरह ज़्यादा पढ़नी होती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप यदि हिंदी मीडियम से हो तो पहली साल में, यानी पहले सेमेस्टर में आप हिंदी का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, दिक्कत कुछ नहीं होती है, आपको पूरा नंबर हिंदी में भी मिलना है, इंग्लिश में भी मिलना है। लेकिन होता क्या है कि इंग्लिश वालों को थोड़ा सा मतलब 1 आध 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसी थ्योरी पर। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, आपने पूरा हिंदी लैंग्वेज में रखा है, और एक है पूरा वही क्वेश्चन पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में रखा है और 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि हिंदी वाले को 9 दे दे, लेकिन कायदा तो ये कहता है कि 10 ही मिलें, लेकिन वो हो सकता है कि 9 दे दे और इसको 10 में 10 दे दे, बस इतना अंतर आएगा और कुछ अंतर नहीं आएगा। तो आप बेफिक्र होकर हिंदी में हो तो हिंदी का पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हिंदी पूरे टोटली हिंदी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप हिंदी भी लिखो तो उसमें थोड़े थोड़े इंग्लिश के वर्ड का यूज करना, ठीक, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए, बीएससी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। आप पूरा इंग्लिश में लिखिए या पूरा हिंदी में लिखिए या हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके लिखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो अब देखिएगा, हमारे पास में पहली जो किताब है फिजिक्स की, उसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको केवल एक किताब पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। राइट, अब ये जो किताब है, इसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स, यानी कि ये 2 बुक आपस में जुड़ी हुई हैं। उन दोनों बुकों को मिक्स करके एक बुक बनाई गई है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो देखिए, आपको इस तरीके की 2 बुक दिखाई देंगी। देखिए, एक जैसे कि ये मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स लिख रहा है, तो इसमें देखने को मिलेगा आपको, जैसे ये देखिए, यहाँ से आपका ये है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, और इससे अगला जो पार्ट ए है, और ये पार्ट यहाँ से देखिएगा, ये पार्ट बी, देखिए पार्ट बी दिखाई दे रहा न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो यानी कि एक बुक ये और एक बुक ये, ठीक है,
तो ये दो पार्टों में डिवाइड है, या आप इसको अलग अलग भी खरीद सकते हो। एक बुक खरीदी जाएगी आपकी, ये आपका ये वाला पार्ट खरीदा जाएगा मैथमेटिकल फिजिक्स, इतना कवर्ड करके आ जाएगा, एक बुक बन जाएगी। दूसरा न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ये इतनी बुक अलग से मिल जाएगी। दो बुक भी खरीद सकते हो या एक साथ खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बुक में आपके कितने यूनिट रहेंगे? 4 यूनिट रहेंगे। तो हम पहले शुरुआत करते हैं हम मैथमेटिकल फिजिक्स से, राइट। मैथमेटिकल फिजिक्स यूनिट 1 है। यूनिट 1 वेक्टर अलजेब्रा। पहली यूनिट का नाम क्या है? वेक्टर अलजेब्रा, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था वही यहाँ पर है, पूरा का पूरा जो 11वीं क्लास में पढ़ा था वही यहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, क्या चीज़ पढ़ी थी? सदिश राशि और अदिश राशि पढ़ी थी। सदिश राशि, अदिश राशि। सदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम लिख लेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, और ये है स्केलर क्वांटिटी, ठीक। सदिश राशि को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं और अदिश राशि को हम क्या बोलते हैं? आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक। अब हम इनकी, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, ये आपका इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा दोनों चीज़, ठीक। चलिए दोनों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, आपका अदिश राशि पहले पढ़ेंगे फिर सदिश राशि पढ़ेंगे, ताकि पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। पहले हम आपका अदिश राशि पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अदिश राशि। अदिश राशि देखिए, अदिश राशि हिंदी में आपको क्या जानते थे? अदिश राशि क्या होती है? वे राशियां जिनको केवल परिमाण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है उनको हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। या वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है उनको हम क्या बोलते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। इतना ही था, तो इससे ज़्यादा कुछ आपने पढ़ा भी नहीं था। तो वही चीज़ बीएससी में रहेगी। देखिए बदलती कोई चीज़ नहीं है, सिलेबस में होनी चाहिए। अदिश राशि जो 11वीं क्लास में पढ़ी थी वही बीएससी में रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक। तो क्या बोला था? वे राशियां जिनको केवल परिमाण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है उनको हम अदिश राशियां कहते हैं। या ऐसे बोल दीजिए, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है या जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है उनको हम क्या बोलते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एक परिभाषा लिख दे रहा हूं। वे राशियां जिनको केवल परिमाण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। ये हो गई परिभाषा, ठीक। अब आपको क्या कहेंगे? इनको थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे इंग्लिश में? परिभाषा लिख दोगे, द फिजिकल क्वांटिटीज which completely described by the मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि वे फिजिकल क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियां जिनको केवल परिमाण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है उनको हम क्या बोलते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। समझ पा रहे हो बात को? द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब्ड बाय द ओनली मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये हो गया आपका कंप्लीटली यहाँ की परिभाषा, ओके। इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो एग्जाम्पल्स हम पढ़ लेते हैं।
एग्जाम्पल पढ़ेंगे देखिएगा। तो ये जो परिभाषा है आप या तो इंग्लिश में लिखना या हिंदी में लिखना, या आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हो। कैसे? वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम केवल मैग्नीट्यूड द्वारा प्रदर्शित करते हैं या मैग्नीट्यूड द्वारा दर्शा सकते हैं या मैग्नीट्यूड द्वारा व्यक्त करते हैं, उन राशियों को, उन क्वांटिटीज को हम अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपका समय है, समय को बोलते हो आप इंग्लिश में टाइम, ठीक है। घनत्व है, घनत्व डेंसिटी हो गया, राइट। और ले लीजिए चाल है, चाल बोले तो स्पीड, और आपका स्पीड हो गया, समय, घनत्व, और बहुत सारे हैं। दूरी है, दूरी, डिस्टेंस, और आपका कार्य ले लीजिए, कार्य, वर्क, और आयतन, वॉल्यूम, क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, एरिया, और टेम्परेचर, ताप, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इनके, राइट। तो आप इनका एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो। क्लियर है? जैसे इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। टाइम, टाइम आपसे कोई पूछे कितना टाइम हुआ है तो आप बोले 10 बजे, 20 बजे, 50 बजे, ऐसे 3 बजे, 12 बजे, 14 बजे, ऐसे ही बोलते हो क्या? कभी ऐसे बोलते हो कि नहीं टाइम 11 बजे फलानी दिशा में? दिशा कभी टाइम के साथ दिशा देखी है आपने? नहीं देखी होगी। यदि आप किसी दुकान पर जाते हो, बोलते हो भाई मेरे को 1 किलो आलू चाहिए, तो आप आलू बोलते हो कि 1 किलो आलू चाहिए, उसने 1 किलो आलू आपको तोल के दे दिए। क्या आपने कभी उसमें दिशा बोली है कि मेरे को 1 किलो आलू चाहिए तो मेरे को पूर्व की दिशा होके दे, या 1 किलो आलू मुझे पूर्वी दिशा में दे? ऐसा कभी बोला है? नहीं बोला होगा, यानी कि दिशा आपको नहीं दी होगी। तो मतलब क्या है, इन क्वांटिटीज को व्यक्त करने के लिए आपको दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और ना ही इनमें दिशा होती है। जब समय होता है 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, उसमें कोई दिशा नहीं होती है, राइट। तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। ओके, समझ में आ गया? इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा कोई नहीं करना। यही क्वेश्चन आपका इसी तरीके से, राइट द डेफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, गिव द 2 एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, और 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही छोटा सा, और आप प्यार से इसको लिख दोगे, आपका नंबर मिल जाएगा। यहाँ तक समझ गए? देख लीजिए क्या है परिभाषा, एक बार और देख लीजिए। द फिजिकल क्वांटिटीज विच completely described by the magnitude only or called scalar quantities। बस इतना ही है। इसके आगे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, only or called scalar quantities। the physical quantities which are भी लगा सकते हो आप, physical quantities which आर इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। आर लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में ग्रामिकली ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, बस वर्ड का ध्यान दिया जाता है कि वर्ड आपका क्या कह रहा है। क्लियर है? इससे ज़्यादा और आपको कुछ ग्रामर नहीं सिखा रहे हैं हम, आपको स्पेलिंग नहीं सिखा रहे। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक चलेगा, लेकिन आपका सेंस जो है आपका, वो फिजिक्स में आपको अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहिए, कंप्लीटली उसको परिभाषित करना चाहिए, बस इतना चाहिए आपको। ठीक है? तो आप ग्रामर और स्पेलिंग इतनी उस पर ध्यान नहीं देना है, केवल किस पर ध्यान देना है? कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। क्या ये डेफिनेशन आपकी अदिश राशि को परिभाषित कर रही है या नहीं, केवल इतना आपको बताना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना। क्लियर है? चलिए बस इतना कर देना है आपको। ठीक है, चलिए ये हो गया। हाँ, एक चीज़ और है इसके लिए, ये एग्जाम्पल्स थे इसके। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हैं?
क्षेत्रफल है, चाल है, दूरी है, ताप है, घनत्व है, ऊर्जा है, कार्य है, ये सभी अदिश राशियाँ होते हैं। ठीक, अदिश राशियों के लिए एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात और याद कर लीजिएगा क्या, कि स्केलर क्वांटिटीज हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी के पास में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड। दूसरा, पर इतना ही काफ़ी है। और एक दूसरा पॉइंट ये है कि ये केवल सिंपल एडिशन लॉ का फॉलो करते हैं। ठीक है, दीज क्वांटिटीज फॉलो सिंपल लॉ एडिशन, यानी कि ये साधारण योग नियम का पालन करती हैं। जैसे कि आपका 10 किलोग्राम प्लस 10 किलोग्राम को आप 100 किलोग्राम को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 किलोग्राम हो जाएगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसा नहीं होता है, वो आप समझ लोगे। तो ये क्या करते हैं, ये जो क्वांटिटीज हैं ये साधारण योग नियम का पालन करती हैं, बस इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, साधारण योग नियम। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, बीजगणितीय योग का पालन करती है, बीजगणितीय। तो वो अभी समझ जाओगे आप, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब आते हैं अपना वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशियां। सदिश राशियां क्या है, वे भौतिक राशियां जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ या जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको हम सदिश राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उनको हम सदिश राशियां कहते हैं। समझ में आई बात। यानी कि इनमें क्या होगा, देखिए सदिश राशि में क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस आपका डायरेक्शन भी होगी। और इनमें क्या होगा, इनमें मैग्नीट्यूड ओनली, इनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। राइट, तो लिख देंगे हम, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनको परिमाण व दिशा दोनों के साथ डिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि जिनको व्यक्त करने के लिए, ऐसा लिख दीजिए, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशि कहलाती हैं। या वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उनको हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। या वे राशि जिनको
परिमाण के साथ साथ परिमाण और दिशा दोनों से व्यक्त किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जिनको केवल परिमाण से व्यक्त किया जाता है उनको हम अदिश राशि कहते हैं। जिनको मैग्नीट्यूड से व्यक्त किया जाएगा उनको अदिश राशि, जिनको मैग्नीट्यूड के साथ दिशा के साथ व्यक्त किया जाएगा उनको क्या बोलेंगे हम, सदिश राशि। परिभाषा इसकी इंग्लिश में थोड़ा सा लिख देते हैं। इंग्लिश में परिभाषा क्या होगी, इंग्लिश में परिभाषा लिख देंगे, द फिजिकल quantities which are completely described by the magnitude and direction are called वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गई बात, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज विच आर द कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड विद द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। आप यहाँ पे विद का भी उपयोग कर सकते हो यहाँ पे आप, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के साथ किसके द्वारा, डायरेक्शन के द्वारा व्यक्त की जाती हैं। इनको डिस्क्राइब यानी कंप्लीटली पूर्णतः व्यक्त करने के लिए, यानी कि इनको व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, वे भौतिक राशियाँ जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के द्वारा कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जाता है, कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि इनको पूर्णतः व्यक्त किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। समझ में आ गया बात। तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर द कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल्स हम इनको समझाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके एग्जाम्पल्स बनते हैं आपका, देखिएगा आपका बनेगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और आपका विस्थापन हो गया, वेग हो गया, वेलोसिटी हो गया, और आपका बल, संवेग, आवेग, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, और भी ETC लगा दिए। कितने लिखूं, बहुत सारे हैं। ठीक, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। देखिएगा, यदि मैं कह रहा हूं, यदि देखिए ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि कोई गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है या इतनी गति कर रही है। कितना बोला है, मैंने कहा है कोई गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति आवर से गतिशील है, तो ये चाल होगी या वेग। तो आप कहोगे इसमें केवल देखिए दिशा मिल रही है, इसको देखो जरा ध्यान से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि गतिशील है तो इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड दिया है, यानी परिमाण दिया है गाड़ी का कि वो 10-20 किलोमीटर, एक घंटा में 20 किलोमीटर चल लेती है, लेकिन किस दिशा में चल रही है इसका कोई ज्ञान नहीं हो रहा,
कोई गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की गतिशील है, पर आवर से गतिशील है, इतनी गति कर रही है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर की गति कर लेती है कोई गाड़ी, तो वो हम बताएंगे कि ये चाल है या वेग। तो आप कहोगे ये उसकी क्या दे रखी है, चाल दे रखी है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल आपका मैग्नीट्यूड दे रखा, डायरेक्शन नहीं दे रखा। ये आपकी अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है। यदि मैं कह रहा हूं कि कोई गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से खुर्जा से दिल्ली की ओर गतिशील है, क्या बोला है मैंने? खुर्जा से दिल्ली की ओर गतिशील है, खुर्जा से दिल्ली की ओर गतिशील है, तो अब ये क्या हो गया? अब आपको मैग्नीट्यूड तो मिला ही मिला कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है, लेकिन किधर चल रही है? खुर्जा से दिल्ली की ओर। एक डायरेक्शन भी आपको पता चली। आपसे कहने लगे 20 किलोमीटर से पूर्व दिशा में गतिशील है, या आपका वो कहने लगे ए से बी की ओर जा रही है, तो आप कहोगे इसमें दिशा भी मिल रही है और परिमाण भी मिल रहा है, तो हम कहेंगे ये आपका सदिश राशि हो जाएगा। सदिश राशि क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो रहा है कि किस दिशा में ये चल रही है। तो हमेशा याद रखना, तो ये दिशा हो गया, तो ये अपने आप में वेग हो गया। ठीक है, ऐसे ही कोई बल है, यानी कोई ये गेंद है, बॉल है, ठीक है, और इस पर हमने क्या करा, एक फोर्स लगाया, तो ये डायरेक्ट यानी कि जाहिर सी बात है किधर जाएगी, इधर की साइड में, क्योंकि इधर से यदि मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे की ओर जाएगी। तो मतलब क्या है कि इस पर किसी पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक डायरेक्शन भी रहती है, यानी कि इसके वेग में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, यानी कि ये वेग बदल जाएगा इसका, और होगा क्या कि इसकी डायरेक्शन भी रहेगी, ये इधर पीछे की ओर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। तो बल में क्या होती है, एक डायरेक्शन भी होती है, और कितने न्यूटन का हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं वो परिमाण हो जाएगा। संवेग में भी आपका क्या होगा, संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, और वेग अपने आप में क्या है, सदिश राशि है, इसलिए इसमें भी वेग होगा, यानी कि इसमें भी दिशा होगी। आवेग में भी दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र में भी दिशा होती है कि ये क्षेत्र कहाँ से किधर की ओर जा रहा है। इलेक्ट्रिक बल रेखाओं की दिशा किधर की ओर है, यानी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा, उससे पता चलेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र में भी एक दिशा होती है। तो कुल मिलाकर बात है, जिनमें आपको दिशा मिले वो सदिश राशि, जिनमें दिशा ना मिले, केवल परिमाण मिले, वो अदिश राशि। ठीक, अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट सदिश राशि के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। सदिश राशि की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो भी समझ लीजिए। सदिश राशि की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ VQ लिख दे रहा हूं, समझ गए ना? VQ का मतलब वेक्टर क्वांटिटीज। सबसे पहला कि यदि इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B वेक्टर आर थीटा, मान लीजिए कि दो वेक्टर्स A और B के बीच में क्या है, एक थीटा एंगल बना हुआ है, यानी कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इनके बीच में क्या है, थीटा कोण है। ठीक, तो ये क्वांटिटीज यानी कि ये दो आपके पास में वेक्टर्स हैं A और B वेक्टर्स, जिनके बीच का कोण कितना है, थीटा है। तब हम आपसे कहेंगे यदि थीटा इज इक्वल टू 0, देन ये जो वेक्टर्स हैं ये कैसे होंगे, ये वेक्टर्स पैरेलल कहलाएंगे। ठीक है, इफ थीटा आर 0 या थीटा इज इक्वल टू 0, देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, दूसरा पैरेलल का मतलब समझते हो, यदि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा का मान 0 हो तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, समांतर सदिश हैं, या ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। एक होगा एंटी पैरेलल। ठीक है, यदि इफ थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, then the vectors are called
एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। तीसरा आप लिख लीजिए, यदि टू वेक्टर्स आर said to be collinear if they are parallel or एंटी पैरेलल। मतलब क्या है, यदि थीटा का मान 180 अंश होगा तो एंटी पैरेलल कहलाएंगे, और थीटा का मान यदि मतलब कोलीनियर कहलाएंगे। यदि कोलीनियर होने के लिए उनको क्या होगा, या तो ये देखिए, यदि ये पैरेलल हैं तो ये कोलीनियर कहलाएंगे, एंटी पैरेलल हैं तो भी ये कोलीनियर कहलाएंगे। ठीक, चौथा लिख लीजिए, यदि थीटा बराबर इनके बीच में 90 डिग्री है तो ये क्या कहलाएंगे, लंबवत कहलाएंगे, परपेंडिकुलर। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, परपेंडिकुलर कहलाएंगे। यदि देखिए जीरो कब होगा, इस तरीके से दोनों सदिश दे रखा है ए और बी, या एक सदिश इस तरीके से दे रखा है, एक सदिश इस तरीके से दे रखा है ए और बी। ठीक, 180 अंश हो गया, ये इसकी दिशा भी इधर, इसकी दिशा भी इधर, तो ये क्या है, ये पैरेलल सदिश हैं। ठीक, एक वेक्टर इधर से इस तरीके से, एक वेक्टर इस तरीके से, इनके बीच में 90 डिग्री बन गया, तो ये क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर सदिश कहलाएंगे। इनको यदि या तो ये ऐसे है या ऐसे है तो इनको बोलेंगे कोलीनियर वेक्टर्स भी बोलेंगे, इसको पैरेलल बोलेंगे, इसको एंटी पैरेलल बोलेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, चलिएगा, तो समझ में आ गया आपको। ठीक, समझ में आई बात। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। और हाँ, मैं 12th क्लास की वीडियो बनाई थी और ये बीएससी फर्स्ट ईयर की बनाई है, एक बीएससी सेकंड ईयर की बनाएंगे, जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। इतना देखिए, ड्यूटी से समय निकालना, यानी कि अपना, हम सोते कम हैं, आपके लिए वीडियो बनाते ज़्यादा हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि नहीं करोगे तो हम बनाना छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम चल ही रहा है। ठीक है, बाकी मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय।